ग्रेट मेल्ट के 7 करोड़ साल बाद डिवोनियन युग आया, जिसमें रीढ़ वाले जीवों का दबदबा बढ़ने लगा। ये है डंक लास्टीसियस, छोटे एरनडास्पिस के वंशज। 9 मीटर लंबी ये मछली जबरदस्त शिकारी है। यहाँ तक कि इनसे आधे आकार के इनके बच्चे भी जबरदस्त शिकारी हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा हथियार है जो इनके पूर्वजों के पास नहीं था, और वो हथियार है इनके जबड़े। ये अपने शिकार को काट और चबा सकता है। रीढ़ की हड्डी और जबड़े का मेल वाकई जीत दिलाने वाला था। डंक लास्टीसियस ने समंदरों पर 2 करोड़ सालों तक राज किया। ये एक ऐसे प्रभक्षी हैं जिनका मुकाबला शार्क भी नहीं कर सकती। लेकिन डंक लास्टीसियस को एक बदकिस्मती का शिकार होना पड़ा, जो प्लैंकटन की वजह से आई थी। अरबों सालों पहले प्लैंकटन ने ही जीवों को पनपने में मदद की थी, लेकिन अब वहीं उन्हें लगभग खत्म कर देने वाली थी। महासागरों में पोषक पदार्थों के अचानक बढ़ जाने से प्लैंकटन की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, और जब ये गाढ़ा घोल धूप से रोशन रहने वाले छिछले समुद्रों में फैलकर सड़ने लगा, तो समंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। जिंदगी के लिए इस बेहद जरूरी चीज के बिना पानी के जीवों का दम घुटने लगा। जो जीव इस प्लैंकटन की बाढ़ से नहीं निकल पाए, उनका हश्र तय था, पूरी तरह से विलुप्त हो जाना। हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाने वाले जीवों में डंक लास्टीसियस भी शामिल था। पूरी दुनिया में समंदर के किनारे मरे हुए जीवों के ढेर लग गए। बस कुछ खुशकिस्मत जीव ही बच पाए, जिनमें शुरुआती शार्क्स भी शामिल थी। कुल मिलाकर उस समय समंदर का 80% जीवन खत्म हो गया। ये दुनिया की दूसरी सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन थी। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। जिन पोषक पदार्थों के कारण प्लैंकटन की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, वो समंदर में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो तो जमीन से बहकर समुद्रों में पहुंचे थे। वो अब तक सबसे कमाल की घटनाओं में से एक के दौरान पेड़ पौधों से निकले थे। ये घटना थी हमारी पृथ्वी के हरे भरे होने की। पहले जो जगह ज्वालामुखी के मलबे से ढकी थी, वहां अब जीवन की भरमार हो गई है, और इस नई दुनिया में जीवन के लिए काफी मौके थे। पेड़ पौधों ने जो रास्ता बनाया था, आगे चलकर जीव जंतु भी उसे अपनाएंगे, और जल्द ही जमीन पर दबदबा कायम करने का मुकाबला शुरू होगा। हमारी पृथ्वी के इतिहास में ज्यादातर समय जमीन जीवन के लिए सही जगह नहीं थी। ये बंजर और वीरान थी। ये चांद की सतह जैसी दिखती थी, आज की पृथ्वी जैसी नहीं। ये कल्पना करना मुश्किल था इस प्रतिकूल जगह को कोई कैसे अपना ठिकाना बना सकता था। लेकिन समंदरों में जिंदगी 1 अरब सालों से भी ज्यादा समय से पल बढ़ रही थी, और वहां से एक अनोखे जीवन ने सबसे पहले जमीन पर जाने की चुनौती स्वीकार की। दिखने में ये लाइकन कोई खास चीज नहीं लगती, लेकिन ये वाकई अनोखी है। लाइकन ना तो पौधा है और ना ही जानवर, बल्कि फंगाई और एल्गी का अनोखा मेल है, जो शायद बंजर धरती की जबरदस्त मुश्किलों पर जीत पाने के लिए साथ जुड़े थे। लेकिन वो सिर्फ नई शुरुआत करने वाले ही नहीं थे, उन्होंने वाकई जमीन भी तैयार की। उनके फैलने पर उनके छोटे छोटे फिलामेंट्स ने पत्थरों को तोड़कर पहली मिट्टी बनाने में मदद की। इन्होंने पेड़ पौधों के लिए जमीन तैयार कर दी। सबसे पहले मोस जैसे सूक्ष्म पौधे विकसित हुए। सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटाई वाले पत्तों से लैस ये पौधे ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन ये फैल सकते थे। लाइकन से ज्यादा तेजी से प्रजनन करने वाले मोस ने जल्द ही धरती को ढक दिया, और फिर अगले 4 करोड़ सालों तक वो अकेले ही राज करते रहे। लेकिन हरियाली की एक क्रांति आ रही थी, जो धरती को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। इसमें सबसे अहम थे लिग्निन नाम के नए कंपाउंड का विकास। लिग्निन ने पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को
ताकतवर बनाया, उन्हें पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत बनने में मदद की। अब जमीन पर बिछे रहने की मजबूरी से आजाद होकर पौधे ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जूझने लगे ताकि रोशनी हासिल कर सके। आखिरकार कुछ पौधे इतने बड़े पेड़ बन गए कि आसपास की हर चीज छोटी पड़ गई। पेड़ पौधों के पनपने से समंदर से आने वाले नए घुसपैठिए के लिए आवास क्षेत्र बन गए। जमीन पर सबसे पहले कदम रखने वाले जीव थे आर्थ्रोपोड्स। ट्राइलोबाइट्स के इन रिश्तेदारों को सख्त बाहरी कंकाल पानी के अंदर कारगर साबित होता था और जमीन पर यह सख्त खोल इन्हें सहारा देता था और शरीर को सूखने से बचाता था। वो इस सख्त खोल से सांस भी ले सकते थे। आज के मुकाबले उस समय ऑक्सीजन की मात्रा 60% ज्यादा होने से कुछ तो बहुत बड़े आकार के हो गए, जैसे ऑर्थोफ्लोरा जो पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा मिलीपीड है। 2.5 मीटर लंबे और आधा मीटर चौड़े इस जीव का कोई कुदरती दुश्मन नहीं था। ये जीव लगभग अंधा है और इसकी दुनिया वहीं तक है जहां तक ये उसे महसूस कर सकता है। आर्थ्रोपोड वंश जीव जंतुओं की कुल प्रजातियों का 80% हिस्सा है। आर्थ्रोपोड्स की कामयाबी का रहस्य है इसका अलग अलग हिस्सों में बटा सीधा साधा शरीर और अनगिनत अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुआ है। तरह तरह की विविधता के साथ आर्थ्रोपोड्स का क्रमिक विकास सचमुच बहुत अनोखा रहा है। प्राचीन दलदलों में रहने वाले जीवों का एक और समूह अपने अलग तरह के बदलाव से गुजर रहा था। यहाँ सतह के नीचे रीढ़ वाले बिना रीढ़ वाले जीव भी विकसित होते रहे। यहाँ मछलियों की एक किस्म खूब पल बढ़ रही थी। ये है लॉब्ड फिन्स। इनमें से कुछ तो बहुत बड़ी शिकारी बन गई हैं। एक दूसरे को खाने वाली मछलियों की दुनिया में बड़े होने के अपने फायदे हैं। छोटी मछलियां सायों में छिपकर अपनी जान बचा सकती है। यहाँ अनोखे लॉब्ड फिन्स से इन्हें काफी फायदा मिलता है। कई तरह से काम आने वाले ये मजबूत लॉब्ड फिन्स दूसरी मछलियों के फिन्स से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ इन्हें तैरने में ही मदद नहीं करते, बल्कि इतने मजबूत है कि इनका वजन भी झेल सकते हैं और इन्हें पानी से बाहर रेंगने में मदद करते हैं। इन मछलियों में एक और जबरदस्त अनुकूलता है, ये हवा में सांस ले सकती है। इनके क्रमिक विकासों के मेल ने रीढ़ वाले जानवरों को पानी से निकलकर जमीन पर आने में मदद की। उनमें इस नई दुनिया में बसने की होड़ लगी हुई थी, जैसे 3 मीटर का एंथ्रोकोसोरस जिसने टांगे विकसित कर ली थी। फिन्स से टांगों तक के क्रमिक विकास में करोड़ों साल लग गए, लेकिन जब ये हो गया तो जमीन पर जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एम्फीबियंस यानी उभयचरों का युग शुरू हो गया था। कार्बोनिफरस कहलाने वाले युग में पृथ्वी के बड़े बड़े भूखंड आपस में जुड़ गए और पैंजिया सुपरकॉन्टिनेंट का जन्म हुआ। जमीन के सूखने पर बड़ी बड़ी दलदलें गायब होने लगी। पानी की कमी से ज्यादातर एम्फीबियंस को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबको नहीं। उनमें से एक ने बिल्कुल नया अनुकूल विकसित कर लिया, जिससे उसे पलने बढ़ने में मदद मिली। उसके अंडे ने खुद को सुरक्षित रखने वाला खोल विकसित कर लिया, जिससे बच्चा सूखने के खतरे के बिना बड़ा हो सकता था। इस एमनियोटिक अंडे के विकास से आखिरकार इनकी पानी से जुड़े रहने की मजबूरी खत्म हो गई। एमनियोट्स कहलाने वाले ये जीव सूखी जमीन पर भी रह सकते थे, जो एम्फीबियंस के लिए नामुमकिन था, और इसी पूर्वज से आगे चलकर सभी स्तनधारी रेप्टाइल्स, परिंदे और डायनासोर्स विकसित होने वाले थे। एमनियोटिक अंडे के विकास के 6 करोड़ साल बाद एमनियोटेस पूरे पैंजिया में फैल चुके हैं। इनके 2 नए वंश पैदा हो गए हैं और हमेशा जारी रहने वाली आपसी लड़ाई भी शुरू हो गई है। सख्त खाल वाले ये जानवर बिल्कुल शुरुआती किस्म के रेप्टाइल्स हैं। इनका नाम स्कूटोसोरस है। स्कूटोसोरस जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक है। 1 टन से ज्यादा वजन वाला ये जानवर
दुनिया में पेड़ पौधे खाने वाला पहला विशाल जीव है। एमनियोटिक अंडे ने इन्हें सूखे हालात में भी खूब पलने बढ़ने और ऐसी जगह पर जाने की सहूलियत दी जहां दूसरे जीव नहीं जा सकते थे। लेकिन पेंजिया में इनके अलावा दूसरे जीव भी थे। एक और नया वंश पनपा था जो स्तनधारी जीवों के पूर्वज थे। ये है गॉर्गोनोपिस्ट। ये स्तनधारी जीवों के दूसरे पूर्वजों से बेहतर थे। 3 मीटर लंबी और 300 किलो वजनी ये मादा आज दुनिया में मौजूद किसी भी बिग कैट की बराबरी कर सकती है। ये एक माहिर शिकारी है। सूंघने की जबरदस्त क्षमता से इसके लिए शिकार का पता लगाना आसान है। स्तनधारी जीवों और रेप्टाइल्स के बीच का मुकाबला करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन का एक अभिन्न अंग बना रहा। लेकिन उनके पनपने का ये शुरुआती दौर ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि पेंजिया के सुदूर उत्तर में एक बहुत बड़ी तबाही शुरू हो रही थी और साथ ही शुरू होगा एक नया युग। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल साइंस वाइब्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इस सीरीज के पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।